रोहित मारवा अच्छी तरह जानता था कि वो डीएनए टेस्ट रिपोर्ट जो राजलक्ष्मी ने बनवाई थी उसकी एक सॉफ्ट कॉपी अनिका के मेल बॉक्स में थी। रोहित ये बात भी अच्छी तरह जानता था कि वो अपनी कंपनी के आईटी डिपार्टमेंट के हेड से कहकर बड़ी आसानी से अनिका का ईमेल अकाउंट हैक करके वो डीएनए टेस्ट रिपोर्ट देख सकता था। मगर रोहित ऐसा नहीं करना चाहता था, क्योंकि रोहित को पता था कि जब अनिका अपनी नींद से जागती तो उसे तुरंत इस बात का एहसास हो जाता कि किसी ने उसका मेल बॉक्स हैक किया था। रोहित अनिका के साथ किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं चाहता था, इसलिए रोहित ने अपना आइडिया ड्रॉप कर दिया। मगर आकाश को कॉन्फिडेंस में लेने का इससे बेहतर मौका रोहित के पास नहीं आ सकता था। रोहित अच्छी तरह जानता था कि डीएनए टेस्ट रिपोर्ट राजलक्ष्मी ने निकलवाई थी। रोहित ने ये ख्याल अपने मन में आते ही राजलक्ष्मी को कॉल लगा दिया। अपनी कार के अंदर बैठे रोहित को उसके ड्राइवर ने कभी भी इतना इम्पेशेंट नहीं देखा था। ड्राइवर कई सालों से रोहित की कार चलाता था। वो रोहित का काफी भरोसेमंद ड्राइवर था। इतने सालों में ड्राइवर ने हमेशा ही रोहित को लोगों से दूर भागते हुए देखा था। मगर जब से अनिका रोहित की लाइफ में आई थी, रोहित के स्वभाव में काफी बदलाव आ चुका था। रोहित मारवा द बिजनेस टाइकून, जो लोगों से और भीड़ भाड़ से हमेशा दूर रहना पसंद करता था, वो आज गुलेरिया हाउस के बाहर खड़ा होकर कई घंटों से अनिका के जागने का इंतजार कर रहा था। रोहित मारवा ने आज तक कई लोगों की एप्लीकेशन रिजेक्ट की थी, मगर आज बारी खुद रोहित मारवा के रिजेक्ट होने की थी। करण गुलेरिया ने रोहित मारवा को गुलेरिया हाउस में घुसने से मना कर दिया था। रोहित चुपचाप एक पोलाइट बच्चे की तरह गुलेरिया हाउस के बाहर अपनी कार के अंदर कई घंटों से बैठा हुआ था। जैसे ही राजलक्ष्मी ने कॉल उठाया, राजलक्ष्मी ने बड़े ही प्रोफेशनल आवाज में रोहित को ग्रीट करते हुए कहा, "दिस इज राजलक्ष्मी असिस्टेंट, हाउ मे आई हेल्प यू?" रोहित ने राजलक्ष्मी से कहा, "मैं रोहित मारवा बोल रहा हूँ।" ये नाम सुनते ही अचानक ही राजलक्ष्मी के मुंह से निकल गया, "ओह, मैम्स बॉयफ्रेंड।" राजलक्ष्मी के मुंह से अपने लिए ये नाम सुनकर रोहित के मुंह से निकल गया, क्या क्या कहा तुमने?" राजलक्ष्मी ने अपनी बात को सुधारते हुए कहा, नहीं, मेरा मतलब है मिस्टर मारवा, बिजनेस टाइकून रोहित मारवा, बताइए आपने मुझे क्यों कॉल किया?" राजलक्ष्मी के मुंह से अनिका का बॉयफ्रेंड सुनकर रोहित के गाल लाल हो चुके थे। कहीं न कहीं रोहित को राजलक्ष्मी का इस तरह रोहित को बुलाना अच्छा लग रहा था। आज तक कभी किसी ने रोहित को इतना इनफॉर्मली एड्रेस नहीं किया था। सर, साहब, बड़े बाबू, मास्टर, इन सारे शब्दों से रोहित को कई बार बुलाया गया था, मगर अपने लिए अनिका का बॉयफ्रेंड, ये रिलेशन सुनते ही रोहित को कहीं न कहीं राजलक्ष्मी की बातें बड़ी अच्छी लगने लगीं। रोहित ने राजलक्ष्मी को जवाब देते हुए कहा, "अनिका ने तुम्हारे पास श्रेया और एक छोटी बच्ची की डीएनए रिपोर्ट मंगवाई थी। क्या वो डीएनए रिपोर्ट का रिजल्ट तुम मुझे बता सकती हो?" रोहित की बात सुनने के बाद राजलक्ष्मी कुछ देर तक खामोश रही। उसके बाद राजलक्ष्मी ने फिर से बड़ी ही फॉर्मली रोहित की बात का जवाब देते हुए कहा, "सॉरी सर, मैं सिर्फ मेरी मैम को ही रिपोर्ट करती हूँ। उनका सौंपा हुआ काम और उस काम का नतीजा मैं सिर्फ मैम को बता सकती हूँ।" रोहित ने बड़े ही प्यार से राजलक्ष्मी से कहा, "मगर मैं तो तुम्हारी मैम का होने वाला पति हूँ, ये बात तो तुम अच्छी तरह जानती हो। इस नाते से क्या तुम मुझे नहीं रिपोर्ट कर सकती?" रोहित की बात सुनकर राजलक्ष्मी भी सोच में पड़ गई। राजलक्ष्मी जानती थी कि रोहित मारवा शहर का और देश का सबसे ताकतवर बिजनेसमैन था, मगर सबसे बड़ी बात यह थी कि रोहित मारवा अनिका से बेहद प्यार करता था और बहुत जल्द अनिका से शादी करके वो राजलक्ष्मी का भी बॉस बनने वाला था। इस सूरत में राजलक्ष्मी ने सोचा कि रोहित को नाराज करना सही नहीं रहेगा। राजलक्ष्मी ने रोहित से कहा, "आपकी बात तो सही है मिस्टर मारवा। चलिए ठीक है, बॉस के होने वाले पति होने के नाते मैं उनकी कुछ प्राइवेट बातें आपको जरूर बता सकती हूँ। मुझे बॉस ने जो डीएनए रिपोर्ट निकलवाने को कहा था, उसमें एक 25 साल की लड़की के डीएनए सैंपल दिए गए थे और एक लगभग 5 साल की बच्ची के डीएनए सैंपल मुझे मिले थे, और रिपोर्ट का नतीजा ये निकला है कि दोनों डीएनए सैंपल मैच हो रहे हैं। वो दोनों माँ बेटी हैं। राजलक्ष्मी की बात सुनते ही रोहित के होश उड़ गए। रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह अनिका का अंदाजा बिल्कुल सही निकला था। अचानक ही रोहित के पांव कांपने लगे। रोहित ने राजलक्ष्मी से कहा, थैंक यू वेरी मच। इससे पहले कि रोहित फोन रख देता, राजलक्ष्मी ने रोहित को रोकते हुए कहा, देखिए बॉस के होने वाले पति जी, अगर मेरी बॉस को पता चल गया कि मैंने उनकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन किसी को लीक कर दी है तो मेरी नौकरी तो गई। रोहित ने मुस्कुराते हुए राजलक्ष्मी की बातों का जवाब दिया, राजलक्ष्मी,
अगर तुम्हारी बॉस तुम्हें नौकरी से निकाल देंगी तो तुम्हारी सैलरी से 3 गुना तनख्वाह पर मैं तुम्हें रख लूंगा, उसी पुरानी प्रोफाइल पर। राजलक्ष्मी ने जवाब देते हुए कहा, बातें करने में तो आप काफी स्मार्ट हैं मिस्टर मारवा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना बड़ा बिजनेसमैन इतनी स्मार्ट बातें भी कर सकता है। रोहित ने भी हंसते हुए राजलक्ष्मी से पूछा, तो क्या लगता है तुम्हें, तुम्हारी बॉस के लिए मैं ठीक रहूंगा ना? राजलक्ष्मी ने कुछ देर सोचने के बाद रोहित से कहा, इसका जवाब आपको मैडम ही दे तो अच्छा है। ये कहते हुए राजलक्ष्मी ने रोहित का फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। खबर सुनते ही रोहित ये बात आकाश गुलेरिया से शेयर करना चाहता था, मगर रोहित एक बात अच्छी तरह जानता था कि इससे पहले कि वो आकाश को ये खुशखबरी सुनाए, उसे कुछ और सबूत इकट्ठा करने पड़ेंगे। बच्चा आखिर नताशा ने कब और कैसे चुराया था, इस बात से पर्दा उठाना बहुत जरूरी था, ताकि कोर्ट में लीगली ये प्रूव हो सके कि पिंकी श्रेया की बच्ची थी, जिसे नताशा ने सालों पहले चुरा लिया था। कुछ देर सोचने के बाद रोहित ने चिराग मेहता को कॉल लगाकर कहा, चिराग, एक काम करो, जरा पता लगाओ कि 6 साल पहले ये नताशा कहाँ थी, क्या कर रही थी, उसके बारे में हर छोटी से छोटी डिटेल मुझे चाहिए। चिराग मेहता रोहित की इस डिमांड से हैरान जरूर था, मगर अपने बॉस की कही बात को टालने की या उसे क्रॉस क्वेश्चन करने की उसमें हिम्मत नहीं थी। चिराग मेहता ने रोहित की बात सुनने के बाद रोहित से कहा, ओके बॉस, काम हो जाएगा, मगर मुझे कुछ घंटों का वक्त चाहिए। रोहित ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, ठीक है, मगर जल्दी करना, फिलहाल इस काम को अपनी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी देना। ये कहने के बाद रोहित ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। रोहित किसी भी तरह अपने होने वाले ब्रदर इन लॉ आकाश गुलेरिया की गुड बुक्स में आना चाहता था, ताकि वो गुलेरिया हाउस के अंदर आने में रोहित की मदद करे। रोहित जानता था कि उसका पूरा परिवार इस वक्त गुलेरिया हाउस के अंदर मौजूद था। रोहित की होने वाली बीवी, उसके दोनों बच्चे, सभी एक साथ एक छत के नीचे थे। कहीं ना कहीं इतना बड़ा मारवा हाउस होने के बावजूद रोहित अपने आप को बेघर महसूस करने लगा था। रोहित कुछ और घंटों का इंतजार नहीं कर सकता था, इसलिए रोहित ने आकाश को एक मैसेज लिख दिया। मैसेज में रोहित ने लिखा था, क्या तुम मुझे कुछ देर के लिए अंदर आने दे सकते हो? मेरे पास तुम्हारे लिए और श्रेया के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। इससे पहले कि डाइनिंग टेबल पर सभी के साथ बैठा आकाश ये मैसेज पढ़ता, आकाश का सेक्रेटरी दौड़कर आकाश के पास आया और दबी हुई आवाज में आकाश के कानों के पास आकर कहने लगा, सर, मैंने नताशा जी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर ली है। ये बात सुनते ही आकाश डाइनिंग टेबल से उठकर सेक्रेटरी के साथ कुछ दूर चला गया। सेक्रेटरी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, सर, नताशा जी को कैलाश अधिकारी का सपोर्ट है लंदन में। कैलाश अधिकारी का नाम सुनकर आकाश हैरान रह गया। कैलाश अधिकारी अंडरवर्ल्ड की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम था, इंटरनेशनल डॉन था। कैलाश अधिकारी को कई सालों पहले देश से गद्दारी के जुर्म में इंडियन आर्मी से कोर्ट मार्शल करके निकाल दिया गया था। उसके बाद उसके कनेक्शन अंडरवर्ल्ड के साथ जुड़ते चले गए और देखते ही देखते कुछ ही सालों में कैलाश अधिकारी इंटरनेशनल अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा नाम बन चुका था। कैलाश अधिकारी के कनेक्शन काफी स्ट्रांग थे, मगर आकाश एक बात समझ नहीं पा रहा था कि आखिर कैलाश अधिकारी नताशा की मदद क्यों कर रहा था। कैलाश अधिकारी जैसे इंसान के साथ नताशा ने कैसे कांटेक्ट बनाया होगा, ये बात आकाश की समझ के बाहर थी। आज के पहले कभी भी कैलाश अधिकारी या उसके आदमियों ने गुलेरिया परिवार के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की थी। फिर आज अचानक ही इस तरह से दुश्मनी का ऐलान करने का क्या मतलब था? सेक्रेटरी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, सर, मैंने सुना है कि कैलाश अधिकारी का सपोर्ट मिलते ही मिस्टर एंड मिसेस मित्तल भी अब अपनी बेटी के साथ खड़े हो गए हैं। वो चाहते हैं कि पिंकी की कस्टडी जल्द से जल्द नताशा को दे दी जाए। आकाश गुलेरिया अच्छी तरह जानता था कि अगर ये केस देश के किसी भी कोने में हुआ होता तो वो मैटर बड़ी आसानी से संभाल लेता, मगर अब ये केस इंटरनेशनल कोर्ट में चलने वाला था और भारत की सरहद के पार कैलाश अधिकारी के कॉन्टैक्ट्स के बारे में सभी लोग अच्छी तरह से जानते थे। आकाश डाइनिंग टेबल पर बैठी नन्ही सी पिंकी को देखने लगा। पिंकी का मासूम चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें देखकर आकाश काफी मायूस लगने लगा था। आकाश अपनी बच्ची को एक सेकंड के लिए भी अपने से अलग नहीं रख सकता था और वो अच्छी तरह जानता था कि अगर नताशा को पिंकी की कस्टडी मिल गई तो आकाश पिंकी को दोबारा अपनी जिंदगी में कभी नहीं देख पाएगा। आकाश किसी भी कीमत पर ये नहीं होने देना चाहता था, मगर कैलाश अधिकारी का नाम सुनकर
कुछ देर के लिए आकाश के हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। आकाश अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखकर ऊपर की ओर देखने लगा। आकाश मन ही मन ये सोचने लगा, जब ऐसा लग रहा था कि गुलेरिया हाउस में हर तरफ खुशियां आने वाली हैं, तभी इस तरह की खबर आनी थी। आकाश ने दबी हुई मगर कड़क आवाज में अपने सेक्रेटरी से कहा, एक काम करो, कैलाश अधिकारी तक मैसेज पहुंचा दो। उनसे कहो कि हम कभी भी कैलाश अधिकारी और उसकी गैंग के रास्ते में नहीं पड़े हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम उनसे डरते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, वो लोग मुझसे मेरी बेटी नहीं छीन सकते। आकाश की बात सेक्रेटरी ने नोट तो कर ली थी, मगर वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या इस तरह का मैसेज कैलाश अधिकारी तक पहुंचाना सही रहेगा। कैलाश अधिकारी अकेला नहीं ऑपरेट करता था, उसके अंदर एक बहुत बड़ी फौज थी जो उसके एक इशारे पर बड़े से बड़ा पॉलिटिकल और बिजनेस मॉडल प्लान करते थे। उसके गिरोह के पास इतना पैसा था जितना किसी छोटे मोटे देश को चलाने के लिए काफी था। आकाश भी ये बात नहीं समझ पा रहा था कि आखिर नताशा के पास इतने पैसे कहां से आए होंगे कि कैलाश अधिकारी उसकी मदद करने के लिए मान गया। अगर मित्तल परिवार अपना सारा बिजनेस बेच दे तो उससे जो रकम इकट्ठा होगी वो रकम कैलाश अधिकारी के लिए अपने गिरोह को चलाने का एक दिन का खर्चा भी नहीं होगा। फिर ऐसी क्या बात थी कि कैलाश अधिकारी मित्तल परिवार की मदद करने के लिए आगे बढ़ रहा था। जब सेक्रेटरी आकाश की बात सुनकर चला गया, आकाश धीरे से डाइनिंग टेबल पर आकर अपनी जगह पर बैठ गया। आकाश ने फिर से अपनी फोन स्क्रीन पर रोहित का मैसेज पढ़ना शुरू किया। मैसेज पढ़ते ही आकाश के चेहरे पर कंफ्यूजन नजर आने लगा। आकाश जानता था कि रोहित मारवा काफी देर से गुलेरिया हाउस के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, मगर इस बार रोहित मारवा ने मैसेज में श्रेया का भी नाम लिखा था। आकाश सोच में पड़ गया कि आखिर ऐसी क्या खबर हो सकती थी जो आकाश और श्रेया दोनों के लिए इम्पोर्टेंट हो। आकाश ने बड़ी ही पोलाइटली अपनी बगल में बैठे करण गुलेरिया से पूछा, करण अंकल, मिस्टर रोहित मारवा अंदर आना चाहते हैं, क्या उन्हें अंदर आने दूं? अपने बाउल से अपना सूप पीते हुए बिना आकाश की ओर देखे करण गुलेरिया ने कहा, नहीं, कोई जरूरत नहीं है, रात बहुत हो चुकी है। तभी करण गुलेरिया के ठीक बगल में बैठी नन्ही सी रिया मुस्कुराते हुए करण गुलेरिया की ओर देखकर बोली, नानू प्लीज डैड को अंदर आने दीजिए ना, आई मिस माय डैड। नन्ही सी रिया ने ये बात इतनी स्वीटली कही थी कि करण गुलेरिया का दिल पिघलने लगा। रिया की बात सुनकर करण गुलेरिया सोच में पड़ गए।